हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। वहाँ में देखा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्किंग क्या होता है और उसका रिएक्शन क्या होता है। और रिएक्शन का साथ साथ में हम लोग ये भी देख रहे थे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है। और साथ ही साथ उससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ई नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन जो आपका सामने दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। उसका साथ ही साथ में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप लोग इसका कंसेप्ट समझ लेंगे तो एक क्वेश्चन कन्फर्म हो गया, आपका जेईई और नीट में जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ में आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉर ए सेल इज 2 वोल्ट। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ई नोट सेल गिवन है। ई नोट सेल कितना है, 2 वोल्ट है। स्टैंडर्ड बोला है एट इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको फाइंड क्या करना है, केसी का वैल्यू क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, और ये रिएक्शन दिया है। और देखिए, और आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करनी है वो 300 केल्विन में फाइंड आउट करनी है। देखिए ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन। यहाँ में टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम है कि नॉस इक्वेशन से ही आता था। तो चलिए हम लोग आपको मैं रिवाइज करा लेता हूँ। सबसे पहले जो नॉस इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q होता था। याद करेंगे ln Q। यहाँ में जब हम लोग ln को log में चेंज करते थे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन हम लोग ln में रखेंगे क्योंकि यहाँ में टेम्परेचर जो है वो क्या है, टेम्परेचर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है, तो हम लोग ln Q में रखेंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ में Q जो था रिएक्शन क्यूसेंट, उसको हम लोग क्या भी लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी लिखा होता है। और इसी को हम लोग QC मतलब KC लिखते हैं, जिसका नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है कि जो ई सेल होता है, ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आपको बताया गया था ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब आप ई सेल का वैल्यू पुट कर देंगे और Q का जगह में क्या पुट कर देंगे, KC, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ई सेल 0 हो जाएगा। और तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF ln KC। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा जो आप लिखे थे। अगर आप यहाँ में नहीं लिखेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ln को चेंज करेंगे तो ई नोट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 RT अपॉन NF log KC। यही आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ में ln है, यहाँ में log है। अगर हम लोग टेम्परेचर को 25 डिग्री या 298 केल्विन पुट करते हैं तो यही सिंप्लीफाई होके 0.0591 आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है वो आपको याद रखना है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए आपको क्या क्या दिया है, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी थी, 2 वोल्ट, तो आप लिखेंगे 2 वोल्ट इज इक्वल टू, आपको KC निकालनी है। तो देखिए आप ये क्या करेंगे, ये NF को मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए आपका जो हो जाएगा ई नोट सेल इंटू NF, और ये RT मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए, RT इज इक्वल टू ln KC, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो ln KC होगा, जो जो वैल्यू दिया है आप पुट कर लीजिए। ई नोट सेल कितना था, 2 वोल्ट, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द रिएक्शन। तो अभी तक आपको समझ में ही आ रहा होगा, ये जिंक था और ये कॉपर +2, Zn+2 प्लस कॉपर, ये रिएक्शन है। तो आप बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, 2। जिंक Zn से Zn+2 में जा रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिंक क्या करेगा, Zn+2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, कॉपर। तो देख रहे हैं कि कॉपर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 2। तो आप यहाँ में n की वैल्यू 2 डालिए, और f की वैल्यू कितना ही दिया है, 96500 कूलम डिवाइडेड बाई r का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 8 पुट करना है, और टेम्परेचर कितना ही है, 300, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी।
तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ में हो गया 965 डिवाइडेड बाई 3 2 जा कितना हो गया 6। अब इसको आपको डिवाइड करनी है, तो डिवाइड करेंगे तो 160.8383 ऐसे ही आ रहा है। तो देखिए ln Q का जो वैल्यू है, ln Kc का जो वैल्यू है वो 160 पॉइंट क्या आ रहा है, 8383। आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है और आपका सामने में 4 ऑप्शन है, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, तो ln Kc का वैल्यू ये है, तो Kc का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर ln x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू e की पावर 5। जब ln राइट हैंड साइड में जाता है तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्म में चला जाता है, तो e की पावर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ में जो Kc का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ln है तो उधर में चला गया, क्या हो गया, e की पावर 160.8383 अप्रोक्स वैल्यू पूछा है, तो Kc की वैल्यू लगभग 160 होगी। कौन सा आंसर सही है, सी पार्ट सही है। तो यही Kc की वैल्यू हो गई, कॉपी कर लीजिए आप। तो अब हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बारे में। तो हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बारे में, और आप लोग शॉर्ट में इसको क्या भी बोल सकते हैं, ECS बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, अगर हम लोग एलिमेंट को उसका इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करते हैं तो जो सीरीज ऑब्टेन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब कि द सीरीज आर obtain when elements are arranged in increasing order of their elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential, या आप लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, SRP आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डिफिनीशन। आपको अभी हम लोग बहुत सारा एलिमेंट लिखेंगे, अगर उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें देखिए बहुत सारा एलिमेंट दिया होगा, इसमें एलिमेंट याद करना जरूरी नहीं है, उसका कंसेप्ट याद करना, उसका कंसेप्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट लिखेंगे और उसकी रिएक्शन लिखेंगे और उसका SRP लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो देखिए ये इसका डिफिनीशन पार्ट हो गया, ठीक है। तो आप डिफिनीशन को कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ में कुछ रिएक्शन होंगे, यहाँ में कुछ रिएक्शन है और यहाँ में इसका SRP की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो देखिए सबसे पहले जो होता है लिथियम, ये एक्वस में होके एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, लिथियम सॉलिड बनाते हैं, और इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो -3.05 वोल्ट होती है। उसके बाद कुछ एलिमेंट आएगा, उसके बाद आपको दिखाई देगा पोटेशियम। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है, के बना लेता है, और इस समय इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है -2.93 वोल्ट होती है। इसके बाद फिर कुछ एलिमेंट आएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा जिंक। जिंक क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेता है, जिंक। ये रिएक्शन होता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -0.76 वोल्ट होता है। और उसका बाद हम लोग का क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। तो ये 2H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, हाइड्रोजन, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफरेंस एलिमेंट। रिफरेंस एलिमेंट, इसका रिस्पेक्ट में लिथियम का SRP कितना होता है, -3.05। समझ में आ गया। तो इसको इसका रिफरेंस, इसका रिलेटिव, इससे रिलेट करके आप इसको बता पाते हैं, तो इसको रिफरेंस एलिमेंट बोला जाता है। इसका बाद हम लोग का आता है हाइड्रोजन का बाद आता है
कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके बाद क्या बना लेता है कॉपर। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट होता है। फिर कुछ एलिमेंट आते हैं, फिर हम लोग का आएगा Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है Ag, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो 0.80 वोल्ट होती है। फिर यहाँ में कुछ एलिमेंट आएगा, फिर हम लोग का मिलेगा फ्लोरीन से पहले क्लोरीन होता है। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है 2Cl- बना लेता है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 1.36 वोल्ट होता है। फिर आ जाता है हम लोग का फ्लोरीन F2 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 फ्लोरीन माइनस बनाता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 2.87 वोल्ट होती है। तो ये कुछ एलिमेंट लिखे गए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक है। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, इसका वैल्यू याद करना जरूरी नहीं है। तो अब आप समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो लोएस्ट वैल्यू है वो -3.05 और इसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो +2.87 का बीच में ही लाई करेगा। इसमें ही एलिमेंट अरेंज होते हैं। तो देख रहे हैं कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP की वैल्यू बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। अब देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का SRP 0 होता है। इसका पहले जो भी एलिमेंट लिखे गए हैं उसका जो SRP की वैल्यू है वो निगेटिव आ रही है, और इससे जो बिलो एलिमेंट है उसकी SRP की वैल्यू पॉजिटिव है। तो समझने वाली बात ये है कि जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे में है उसकी टेंडेंसी, देखिए यहाँ में इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ये एलिमेंट को लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, और वो खुद क्या हो गया रिड्यूस हो गया। देखिए यहाँ में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, यहाँ में क्या हो गया माइनस, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब जो हाइड्रोजन से नीचे में जो एलिमेंट लिखा गया है जिसका SRP पॉजिटिव होता है, इसका ये मतलब होता है कि वो सब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सब जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ में आप लोग लिख सकते हैं दे हैव हाई टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, ठीक है। इसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। लेकिन जो एलिमेंट यहाँ में देखिए हाइड्रोजन का ऊपर में है जैसे लिथियम, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, इसका इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी निगेटिव -3.05 है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है। समझ में आ गया। ये क्या करना चाहता है, देखिए आप लोगों को मालूम है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा हाई टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। तो ये सब SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। अच्छा आप थोड़ा सा समझ रहे हैं आप लोग, जो भी एलिमेंट जो भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लेता है, जो भी एलिमेंट या मेटल जो भी इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना मतलब इसका तो रिडक्शन हो रहा है, ये तो रिड्यूस हो जा रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जो भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा उसका ही तो इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। तो जो भी एलिमेंट जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसका ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये दूसरा को ऑक्सीडाइज करा देता है और खुद क्या हो गया रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो मतलब क्योंकि कोई भी मेटल जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वही ये इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो ले लिया मतलब खुद रिड्यूस हो गया और दूसरा को ऑक्सीडाइज करा दिया, मतलब दूसरा को फायदा कर दिया और खुद क्या हो गया रिड्यूस हो गया। तो क्योंकि आप लोग मालूम है कि F2 है, ये सिंगल बॉन्ड बना के इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, काफ़ी अच्छा से स्टेबल भी है, मतलब बॉन्ड बना के ऑक्टेट टूल कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जो एलिमेंट लूज किया, जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और खुद क्या हो गया रिड्यूस हो गया और दूसरा को क्या करा दिया ऑक्सीडाइज करा दिया। तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि जो फ्लोरीन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरा को ऑक्सीडाइज करा देगा और खुद रिड्यूस होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है F2 होता है। और अब हम लोग बात करें यहाँ में लिथियम का, देखिए ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा को क्या कर देगा रिड्यूस होगा। तो ये जो रिड्यूस कर देगा तो लिथियम जो होगा वो क्या होगा, लिथियम जो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट
रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है कि जो F2 होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद रिड्यूस होगा और दूसरा को ऑक्सीडाइज करा देगा, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब है कि जिसका एसआरपी की वैल्यू जितना ज़्यादा होती है उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की होती है, उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने के लिए होती है, और वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिसका एसआरपी की वैल्यू कम होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा को क्या करा देगा, रिड्यूस करा देगा, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो आपने क्या समझा कि जिसका एसआरपी की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की होगी और वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो आप थोड़ा सा समझेंगे। आपने क्या समझा मैं थोड़ा आपको लिख देता हूँ। देखिए, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितना ज़्यादा वो क्या होगा, वो रिड्यूस होना चाहेगा ना, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, और ये रिड्यूस होना चाहेगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जिसका एसआरपी की वैल्यू कम होगी उसकी टेंडेंसी क्या होगी, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और दूसरा को क्या कर देगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मतलब जिसका एसआरपी ज़्यादा है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेगा रिड्यूस हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो तो दूसरा का लेगा, तो दूसरा का लेगा मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, तो दूसरा को तो ऑक्सीडाइज करा दिया ना और खुद रिड्यूस हो गया। तो ये आपका कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट से हम लोग लास्ट ईयर का जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, मैं चलो इसको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये जेईई मेंस में आया, ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। देखिए यही कंसेप्ट, इससे क्वेश्चन आना है, सेम टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ में दिया है, देखो CO+3 इलेक्ट्रॉन लेके हम लोग का CO+2 बन रहा है कोबाल्ट, और इसका E0 आपको दिया है। E0 की वैल्यू क्या दिया है, +1.81 वोल्ट, और यहाँ में हम लोग का Pb+4 दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, Pb+2, इसका E0 की वैल्यू जो है +1.67 वोल्ट होगा। और यहाँ में देखिए Ce+4 इलेक्ट्रॉन लेके C बन रहा है और इसकी E0 की वैल्यू दिया है +1.61 वोल्ट। और एक हम लोग का बिस्मथ है Bi+3, 3 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ में बिस्मथ बन रही है और इसका E0 की वैल्यू 0.20 वोल्ट है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द, यहाँ में आपको क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पेसिस विल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर बतानी है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यही आपको बतानी है। तो मैंने क्या बताया, जिसका एसआरपी की वैल्यू जितना ज़्यादा उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने के लिए होती है, लेकिन वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा, वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैरेक्टर क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सबसे ज़्यादा। तो आपको क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बताना है। तो बताइए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, किसका होगा, तो देख लो कि ई सेल जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसका ज़्यादा है। देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर 3 से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो सबका ये क्या दिया है, एसआरपी दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 2 में जा रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आप देखेंगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है,
तो देख रहे हैं आप लोग, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? CO का सबसे ज़्यादा है, तो इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? CO+3, इसका सबसे ज़्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। फिर आप देखेंगे वहाँ में 1.67 है, उसका बाद क्या होगा हम लोग का? Pb+4 का होगा। उसका बाद किसका होगा? Ce+3 का होगा। और उसका बाद किसका होगा? इसका ऑक्सीडाइजिंग सबसे पावर सबसे कम होगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गया। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और देखिए कितना ही इजी है। तो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। E0 सेल मतलब SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितना ज़्यादा, उसकी टेंडेंसी, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है और उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की होती है। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसकी होती है? लिथियम की होती है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी होती है? जो सबसे नीचे में फ्लोरीन, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, ये भी जेई मेंस का है। क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है। देखिए आपको क्या दिया है? E0 O2 से H2O, इसकी वैल्यू +1.23 है। और E0 H2O8 -2 से SO4, इसकी जो वैल्यू है 2.05 वोल्ट है। और हम लोग का E0 Br2 से Br-, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू +1.09 वोल्ट है। और E0 Au+3 से Au का वैल्यू +1.4 वोल्ट है। और आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज़्यादा किसका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? ए ऑप्शन में क्या है? Au+3, बी पार्ट में है O2, सी पार्ट में है H2O8 -2 और डी पार्ट में है हम लोग का Br2। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया है और आपको टिक करना है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का बारे में ही बात करते हैं। SRP ही दिया होता है। तो देखिए जो भी यहाँ में एलिमेंट होता है वो n इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है? यहाँ में जो एलिमेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है ना। यहाँ में जो भी एलिमेंट होता है n इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस होता है। यहाँ में जो एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट गेट रिड्यूस, यहाँ में एलिमेंट जो बनता है वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है ना। यहाँ में एलिमेंट क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो जो यहाँ में लेफ्ट में लिखा गया है वो क्या होता है? हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो राइट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्योंकि देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जो लेफ्ट में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो राइट में होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे कि F2 क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है? और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर हम लोग बात करें F2 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना देगा? 2F-। तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये हम लोग का बात है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसका बाद ये कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो अब बताइए किसका यहाँ में क्या बोला है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसका SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी? तो किसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा है? अब देख लीजिए यहाँ से, इसकी सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग कौन सा आंसर सही हो गया? H2O8 -2, क्योंकि इसकी SRP की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट है तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होगा। अगर मान लो सपोज यहाँ में अगर हम लोग का मान लीजिए एक DE ऑप्शन है SO4, तो आप कौन सा पार्ट को टिक करेंगे? आप बोलेंगे इसका ज़्यादा है, तो इसमें H2O8 -2 है और SO4 है, तो किसको टिक करेंगे? तो जो लेफ्ट में होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो लेफ्ट में कौन है? ये वाला है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिड्यूस होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देख रहे हैं कि बहुत ही ईजी है। तो थर्ड क्वेश्चन जो होगा हम लोग का,
थर्ड क्वेश्चन ये मेंस 2013 में पूछा गया है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए E0 CR+3 से CR इसकी वैल्यू हम लोग का है -0.74 वोल्ट। E0 CL- से CL इसकी जो वैल्यू है, CL से CL-1 इसकी जो वैल्यू है 1.36 वोल्ट है। E0 MnO4- से Mn+2 का रिडक्शन पोटेंशियल 1.51 वोल्ट है। और E0 हम लोग का E0 Cr2O7-2 से Cr+3 का वैल्यू 1.33 वोल्ट है। और पूछा गया है आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी ऑप्शन नंबर ए Cl, Cr+3, Mn+2 और जो डी पार्ट है वो MnO4-1। तो ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रही है। तो अब आप लोग देखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप लोग क्या समझेंगे कि जिसका SRP की वैल्यू ज़्यादा उसकी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखिए SRP का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, तो यहाँ में 1.36, तो यहाँ में 1.51, तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्या ये रिडक्शन हो रहा है क्या, तो आप देख लीजिए यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +7, तो ये SRP की वैल्यू है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जिसका SRP की वैल्यू ज़्यादा उसकी टेंडेंसी क्या होती है, रिड्यूस होने के लिए होती है, और वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखिए अब आप सोचेंगे कि MnO4- होगा कि Mn2 होगा, दोनों ऑप्शन है आपका, Mn+2 MnO4-, तो कौन सा पार्ट को टिक करेंगे, MnO4- को। मैंने क्या बताया था कि हमें कोई भी मेटल होगा, n इलेक्ट्रॉन लिया, मान लो यहाँ में M+n बच गया, तो जो लेफ्ट में होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो राइट में होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। लिखते कैसे हैं, क्या हमें जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या हमें कोई भी एलिमेंट होगा, क्योंकि हम लोग क्या ही बात करते हैं, क्या ही बात कर रहे हैं, यहाँ में n इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये M-n हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ तक आपको n इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो चार्ज यहाँ में क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ में मेटल M था, n इलेक्ट्रॉन लिया तो M-n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ में जो ये एलिमेंट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, E0 M से M-n, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो आप बता दीजिए कौन सा पार्ट सही होगा। तो हम लोग का सबसे ज़्यादा यही होगा, तो यही हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ये कैसे बन रहा है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, MnO4-1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना देगा, Mn+2। ये इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये दूसरा को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4-4 होगा। तो ये पार्ट सही है, तो आप यहाँ में कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये आप लोग इसी कंसेप्ट में, नीट का भी क्वेश्चन होता है, जेईई मेंस का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जरूर इस कंसेप्ट से आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होता है, देखिए एप्लीकेशन में क्या होता है कि अब पहला एप्लीकेशन ये होता है कि जिसका SRP की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी टेंडेंसी टू गेट क्या होती है, रिड्यूस। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, रिड्यूस होने की होगी। ये रिड्यूस होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर इसी का अगर SRP की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होने की होगी। ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन होता है कि जब भी हम लोग गैल्वेनिक सेल बनाते हैं उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे दूसरा एप्लीकेशन क्या है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल
अच्छा देखिए, जब भी हम लोग गैल्वेनिक सेल में जो ई नॉट सेल निकाल रहे थे तो वहाँ में ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती थी, पॉजिटिव, क्योंकि ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन अकर्स होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप से होगा। तो जब भी गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन करते थे तो वहाँ में ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आती थी, जो सेल का पोटेंशियल था वो क्या आ रहा था, पॉजिटिव आता था। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है? तो बताइए ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होता है बताइए। ई नॉट सेल मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होता है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही होता है एसआरपी का फॉर्मूला। ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आईयूपीसी कन्वेंशन से आपको जब भी ई नॉट दिया है तो आप लोग क्या ही समझते हैं, एसआरपी दिया है उसका। अच्छा ये देखिए, गैल्वेनिक में ई नॉट सेल को पॉजिटिव आना है, ये वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकता है, जब ई नॉट कैथोड की वैल्यू ई नॉट एनोड से ज्यादा होगी। देखिए ई नॉट पॉजिटिव कब आएगा, अच्छा बताइए, इफ ई नॉट पॉजिटिव कब आएगा, ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, कब आएगा, तब आएगा जब ई नॉट कैथोड की वैल्यू ई नॉट एनोड से ज्यादा हो। मतलब कहने का मतलब होता है कि एसआरपी ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड की वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड से ज़्यादा होगी। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा अभी आप लोग कुछ देर पहले देख रहे थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ में लिथियम था, लिथियम प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन लेके लिथियम बना रहा था। इसका एसआरपी की जो वैल्यू थी वो माइनस 3.05 वोल्ट थी। उसके बाद बहुत सारा एलिमेंट था, फिर यहाँ में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का जीरो था, फिर नीचे में कॉपर थे, फ्लोरीन थे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा था, ऐसा आपने देखा था। तो अब सोचो कि ई नॉट कैथोड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे में होते हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए, उसका एसआरपी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ज्यादा होती है। और जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर में होते हैं, एबव होते हैं, उसकी एसआरपी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, उसकी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो आप बताइए जो कैथोड होगा वो कौन सा बनाना पड़ेगा, जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे में होते हैं, जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे में जो एलिमेंट होंगे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ में जिंक था, Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा था, जिंक, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था, माइनस 0.76 वोल्ट था। मतलब कि देखिए जब भी आपको सेल बनाना है तो हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट है उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड लीजिए, और जो हाइड्रोजन से ऊपर में एलिमेंट है उसको आपको एनोड बनाना है, तब ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, रिएक्शन अपने आप से अकर्स होगा। इसलिए आप लोग देख रहे थे कि डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड ले रहे थे, और जिंक जो था वो किस पे लाई कर रहा था, एनोड पे, और कॉपर किस पे था, कैथोड पे, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ई नॉट कैथोड मतलब एसआरपी ऑफ कैथोड की वैल्यू एसआरपी ऑफ एनोड से ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये दूसरा एप्लीकेशन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों का बात है, ठीक है, ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए। इसका थर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। अगर आपसे कोई बोलेगा कि बताइए जिंक कॉपर में किसको कैथोड बनाया जाए, किसको एनोड बनाया जाए, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन से ऊपर तो क्या होता है, जिंक होता है, तो आप इसको क्या बनाइए, एनोड बनाइए। और हाइड्रोजन से नीचे में क्या आता है, हाइड्रोजन से नीचे में कॉपर आता है, आप इसको क्या बनाइए, कैथोड बनाइए। जब आप ऐसा बनाएंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये बात हुई हम लोग का। फिर हम लोग का थर्ड एप्लीकेशन क्या आता है, थर्ड एप्लीकेशन में ये बोलता है कि अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर में लाई करता है, वो दूसरा जो एलिमेंट हाइड्रोजन से एबव लाई करता है, वो दूसरे वाले एलिमेंट को उसका सॉल्ट से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब कहने का मतलब होता है एलिमेंट प्रेजेंट above the series will displace the element present in below the series from their salt solution। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि कोई भी एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है। तो आप यहाँ में देखिए जो भी एलिमेंट, क्या लिखा है, द एलिमेंट प्रेजेंट अबव द सीरीज, जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर में है
वो जो एलिमेंट नीचे में है उसका सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप देखिए जो एलिमेंट हाइड्रोजन से अबव है, मान लो जिंक, और ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर में क्या आता है, जिंक आता है। तो ये क्या करेगा, जो ये कॉपर क्या आता है, हाइड्रोजन से नीचे में आता है, तो ये क्या करेगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ZnSO4 और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, तो ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट नीचे में है, मान लो कॉपर है, हाइड्रोजन से नीचे में ये कॉपर लाई करते हैं, और ये ZnSO4, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। तो ये भी इसका एप्लीकेशन है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि रिएक्शन क्यों नहीं होती है, तो आइए मैं बता देता हूँ। अच्छा बताइए, यहाँ में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहाँ में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। यहाँ में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो आप देख रहे हैं कि कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। आपको याद है क्या, रिडक्शन कहाँ में होती है, रिडक्शन होती है कैथोड में। और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ में होता है, एनोड में। इसका मतलब अगर हम लोग इसका ई नोट सेल निकालें, क्या निकालें, ई नोट सेल। मैं जल्दी से कर देता हूं, देखिए ई नोट सेल निकालेंगे तो ई नोट सेल क्या होता है, SRP ऑफ कैथोड, याद होगा आपको, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ क्या होता है, एनोड। अच्छा बताइए कैथोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, कॉपर। कॉपर का SRP कितना होता है, आपको याद होता है, +0.34 वोल्ट, माइनस एनोड में कौन होगा, जिंक। जिंक का SRP कितना होता है, -0.76। तो जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 1.10 वोल्ट आता है। तो देख रहे हैं कि ई नोट सेल पॉजिटिव होगी, और ई नोट सेल पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप से होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने रिएक्शन करा दिया, इसको आपने रिएक्शन करा दिया, कॉपर को जिंक सल्फेट का साथ में रिएक्शन करा दिया, और यहाँ से आपने जिंक को बाहर डिस्प्लेस किया, ऐसा आपने कलाकारी की है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ में कॉपर कितना है, 0, यहाँ में कॉपर कितना है, +2, यहाँ में कितना है, +2, यहाँ में कितना है, 0। तो आप देख रहे हैं कि जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अब आप कॉपर बताइए कहाँ में होगा, एनोड में, और जिंक कहाँ में होगा, कैथोड में। तब इसका ई नोट सेल निकालेंगे तो ई नोट सेल क्या होता है, SRP ऑफ कैथोड, कैथोड का SRP। तो जिंक का क्या होता है बताइए, जिंक का SRP -0.76 माइनस, अब क्या होगा, एनोड। एनोड का कॉपर का, एनोड में क्या हो गया, कॉपर। कॉपर का SRP कितना होता है, कॉपर का SRP बताइए कितना होता है, कॉपर का +0.34 वोल्ट। तो जब आप लोग ऐड करेंगे -0.76 -0.34, तो ये -1.10 वोल्ट आने लगेगा। इसका मतलब इसका ई नोट सेल निगेटिव आ गया। अरे ई नोट सेल निगेटिव तो आएगा ही नहीं। अगर ई नोट सेल निगेटिव आ गया, इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं है, रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता है। कॉपी कर लीजिए आप। तो हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट एप्लीकेशन का। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ये बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज हो जाता है। जैसे आपको मालूम है कि लिथियम जो होता है एल्कली मेटल काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन जैसे आप लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। मतलब कि ऑन मूविंग डाउन द सीरीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीजेस एंड हेंस रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि एल्कली मेटल काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, वो तो टॉप में था और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कुछ एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल और एल्कलाइन, AM मतलब एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन अगर आप लोग ठंडा पानी से रिएक्शन कराएंगे, मतलब कोल्ड वाटर का साथ में भी रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर आप Fe मतलब उसका जो मॉडरेट, उसका नीचे में जो आएंगे आप लोग Fe लेंगे, कोबाल्ट लेंगे, निकिल लेंगे, जिंक लेंगे, इसकी रिएक्शन ठंडा पानी से रिएक्शन नहीं होता है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, गर्म पानी देना पड़ेगा। मतलब कि जब आप हॉट वाटर का साथ में रिएक्शन कराएंगे तब ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट जो हाइड्रोजन का नीचे में एलिमेंट लाई करते हैं, जैसे कि कॉपर, ठीक है, कॉपर Ag, AU,
ठीक है, ये सब जो एलिमेंट होते हैं उसकी रिएक्शन आप स्टीम का साथ में, मतलब बहुत गर्म पानी का साथ में भी रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है, अगर उसकी रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड का साथ में कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्या बोला गया है कि जो भी एलिमेंट मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है 0। तो जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन का ऊपर में लाई करते हैं उनकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड का साथ में कराया जाए तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे Fe की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 का साथ में कराएंगे तो यहाँ में क्या बनता है, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो एलिमेंट नीचे में है, हाइड्रोजन से नीचे वाला एलिमेंट होगा, उसकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो ये हम लोग का आज का कंसेप्ट था। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी क्या होता है, काप्पा क्या होता है, इसका बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।